आखिर जॉब से पहले अब हमें वीडियो गेम टेस्ट क्यों देना पड़ेगा। और पिछली वीडियो पर आप सभी ने सपोर्ट करते हुए जायंट ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में मेरे से पूछा था, तो चलिए आज उसे भी डिकोड करेंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि अब आखिर दिन के मुकाबले हमारा दिमाग रात में ज्यादा एक्टिव क्यों होने लगा है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा दमदार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो जब भी स्पेस में जाते हैं तो उन्हें सुपर फूड खाने के लिए दिया जाता है। मतलब वो फूड ऐसा होता है कि उसका जरा सा पोर्शन भी अगर आपने खा लिया तो आप कई घंटों तक, कई दिनों तक पूरे ही तरीके से प्रॉपर हेल्दी रह सकते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, बचपन से ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि भाई आखिर अगर हमने इतना जॉइंट, इतना अच्छा सुपर फूड बनाकर तैयार कर लिया है तो उस फूड को हम हमारे प्लेनेट पर ही क्यों नहीं खा पा रहे। वेल गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका सटीक आंसर मुझे तब तक नहीं मिला जब तक खुद मैंने इसके ऊपर डीप रिसर्च नहीं करी। और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं जो डैम श्योर आपको भी नहीं पता होगी। एक्चुअली गाइस, ये जो एस्ट्रोनॉट्स का सुपर फूड होता है ना, अगर कोई एस्ट्रोनॉट चाहे तो मिशन शुरू होने से पहले वो खुद भी अर्थ पर उसको टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बाई चांस उसने ऐसा कर लिया तो एक ही झटके में वो इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर जाएगा। असल में गाइस, इस तरीके के सुपर फूड को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाया जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इस फूड के कम से कम पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस को ऐड किया जा सके। लेकिन इस म्यूटेशन के साथ गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है कि ये जो म्यूटेशन होता है ना, ये माइक्रोग्रेविटी या फिर जीरो ग्रेविटी में जाकर तो बेनिफिशियल होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनको अगर आपने नॉर्मली अर्थ पर खा लिया तो क्योंकि यहां तो ग्रेविटी पूरे तरीके से प्रॉपर है, तो वो म्यूटेशन या वो कंपाउंड क्योंकि उस फूड का चेंज हो चुका है तो वो हम इंसानों के लिए अर्थ पर किसी पॉइजन से कम नहीं होता। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आप तमाम डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, रियल क्लिप्स उठाकर देख लीजिए या इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, आपको कभी भी कोई भी एस्ट्रोनॉट अर्थ पर अपना वो सुपर फूड खाता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया ना तो वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। और इसलिए भी गाइस, आप खुद इस चीज को भी नोटिस कीजिएगा कि नासा जो है ना, वो अपने मिशन की A to Z सारी जानकारियां दुनिया को देकर वाहवाही लपेटता है। लेकिन कितने ही ऐसे मिशन हैं जिसमें नासा ने लोगों को यह बताया हो कि भाई देखो, हमने सुपर फूड को भी बनाकर तैयार किया है। पहले लोग 4 ग्राम खाकर एक दिन जिंदा रहते थे, अब है ना इसको 3 ग्राम खाकर भी वो आसानी से एक दिन या 2 दिन जिंदा रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नासा भूल कर भी कभी नहीं बताता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोगों को यह पता चलेगा कि फूड के पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा है तो बहुत से लोग इस चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, जो ऑनेस्टली नासा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। गाइस, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखकर इजीली ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इंसान ज्यादा लंबे समय तक जिएगा और कौन सा इंसान इस दुनिया को जल्दी अलविदा कह जाएगा। और उन्हीं पैरामीटर्स में से एक बेसिक पैरामीटर्स मैं आपको अभी बताता हूं। गाइज, आपको जिस भी इंसान के ऊपर इस चीज को चेक करना हो ना, उसके साथ एक इमोशनल मूवी की टिकट को बुक कीजिएगा और उसको थिएटर में लेकर जाइएगा। और इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि जब जब मूवी में इमोशनल सीन आ रहे हैं तो वो इंसान क्या रो रहा है या फिर नहीं। अगर वो इंसान बार बार इमोशनल सीन्स पर रो रहा है तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो इंसान नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में इस दुनिया को जल्दी अलविदा कहेगा। वेल, अब ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंस कहती है। क्यों कहती है, चलिए वो भी बताता हूं। एक्चुअली गाइस, इस तरीके के जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनका इमोशनली कंट्रोल अपने ब्रेन के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि देखो उनको बखूबी ये पता होता है कि भाई वो थिएटर में बैठे हुए, मूवी सामने चल रही है, सारा ही सिनेरियो पूरे तरीके से फेक है, लेकिन बावजूद इसके भी क्योंकि वो अपने ब्रेन को इमोशनली कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे तो वो बार बार जो है सीन देखकर रोने लगते हैं। अब गाइस देखो, इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनके ब्रेन में एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होता है, जो कि हमारे ब्रेन में ना फाइट वाले इमोशन को जनरेट करता है। इसके साथ ये जो हार्मोन होता है ना, ये हमारी बॉडी की जो सेल डिवाइडेशन होता है उसकी भी स्पीड को 1.5 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे फिजिकली और मेंटली वो इंसान नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में जल्दी एजिंग को फेस करता है। और इसलिए भी आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो इस तरीके के इंसान होंगे ना, वो जैसे 30-31 साल के होंगे ना भाई, फिजिकली वो हमें 36 साल, 37 साल या फिर 40 साल के दिखने लगेंगे। अब गाइस, यहां पर ना मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो, नॉर्मली मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि जब भी हम कोई गलत दवाइयां खाते हैं या ज्यादा दवाइयां खाते हैं ना, तो देखो उसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है, जो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा गलत माना जाता है। लेकिन उस साइड इफेक्ट से भी तगड़ा साइड इफेक्ट इन तरीके के लोगों को होता है। मतलब अगर आप अपने ब्रेन पर इमोशनली कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो तो साफ शब्दों में बोलूं तो हर दिन आप अपनी लाइफ को डेड एंड की तरफ लेकर जा रहे हो, और ये साइड इफेक्ट बाकी के दूसरे साइड इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो गाइज, अगर आपके लव वंस या आपके साथ भी अगर ऐसा होता है ना, तो देखो कॉन्शियसली ना इस चीज को टैकल करने की कोशिश कीजिए, आप कंट्रोल करिए अपने ब्रेन के ऊपर, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आगे चलकर यही चीज आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा
डिजास्टर बन जाएगी। गाइस लास्ट वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि क्या वास्तव में टॉयलेट सीट या फिर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो देखो गाइस, बैक्टीरिया तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन एज सच इतने भी हार्मफुल वाले बैक्टीरिया नहीं होते जितना बढ़ा चढ़ाकर उन्हें बता दिया जाता है। क्योंकि देखो डायरेक्टली आप उसको अपनी बॉडी के अंदर तो ले जा नहीं रहे हो, अब टॉयलेट सीट या मोबाइल स्क्रीन को आप चाटते तो हो नहीं, है ना। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन गाइस यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इंफॉर्मेशन ना हमारे लिए पूरे तरीके से आधी है। क्योंकि गाइस हमें से बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज का इस्तेमाल हम डेली बेसिस पर करते हैं, जिसकी वजह से हम लाखों बैक्टीरिया सीधा का सीधा अपने मुंह के अंदर डाल देते हैं, और वो है हमारा बर्तन साफ करने का स्पंज। एक्चुअली रीसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि इन तरीके के स्पंज में मोबाइल फोन और टॉयलेट सीट के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया से भी 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे भी ना तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि देखो कैसे इस स्पंज में बैक्टीरिया तो छोड़ दो, अभी छोटे छोटे आंट्स या फिर इंसेक्ट भी मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मली हमें हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है। और गाइस अगर बाई चांस इन स्पंज से निकले हुए पानी को अगर आपने माइक्रोस्कोप से देख लिया तो गाइस आप ये देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इस जरा से पानी के अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ये अभी आपको देख ही रहे हैं। और जब ये बैक्टीरिया जाकर बर्तन के ऊपर चिपकते हैं और उन्हीं बर्तनों में हम रोटी या फिर खाना को रखकर खाते हैं ना, तो ये सीधा सीधा बैक्टीरिया हम हमारे पेट के अंदर पहुंचा देते हैं। अब गाइस देखो, टॉयलेट सीट या फिर मोबाइल स्क्रीन को साफ करना बहुत अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन जो ये स्पंज होता है ना बर्तन साफ करने वाला, भाई टाइम टू टाइम इसे भी चेंज कीजिए, क्योंकि शायद मोबाइल स्क्रीन या टॉयलेट सीट आपको इतना बीमार ना करे जितना ये स्पंज आपको सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर कर दे। गाइस जब मैं इस वीडियो के फैक्ट्स के लिए रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरे सामने एक अजीब सी न्यूज आई कि अपना जो ये न्यूजीलैंड है ना, इसने जो एयरपोर्ट है उस पर 3 मिनट का ड्रॉप ऑफ हग का नया रूल पारित किया है। मतलब कि अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप मैक्सिमम जाने वाले इंसान को 3 मिनट तक ही हग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब गाइस अगर आप यहां पर गौर से सोचे तो देखो, अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो भाई 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 मिनट रख लो। और अगर टाइम की प्रॉब्लम नहीं है तो 3 मिनट क्या 30 मिनट भी करने दो, भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या प्रॉब्लम। बट ट्विस्ट तो ये है गाइस कि इसके पीछे का रीजन टाइम नहीं बल्कि हम इंसानों का दिमाग है। असल में गाइस साल 1980 से लेकर 1990 तक हमारे इंसानों के दिमाग के ऊपर एक रिसर्च को यूके में कंडक्ट किया गया, जिसको उन्होंने नाम दिया द फियर फाइट रिसर्च। और इस रिसर्च में उन लोगों ने यह देखा कि अगर कोई भी इंसान अपने माता पिता या फिर वो जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करता है, कभी कभार तो वो डॉग भी हो सकता है, अगर वो उससे 180 सेकंड तक लगातार हग करता है तो उसके ब्रेन में न्यूरल स्पार्क बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। बेसिकली इन न्यूरल स्पार्क्स का काम हमारे दिमाग को काफी ज्यादा एक्टिवेट रखना और इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करने का होता है। लेकिन इन न्यूरल स्पार्क्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, उस कंडीशन पर हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए डर को महसूस ही नहीं कर पाता। अब गाइस देखो, ये जानने के बाद शायद आपके भी दिमाग में ये आया हो कि भाई आखिर ये फालतू सी रिसर्च इतने बड़े स्केल पर की ही क्यों गई। तो गाइस देखो, इसका जो सटीक आंसर है ना वो हमें और आपको मिलेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में। असल में वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए के अधिकारियों ने ये देखा कि अगर कोई भी सैनिक अपनी मां से या फिर लव वन से अगर सिर्फ 180 सेकंड तक के आसपास ही हक करता है तो अगले दिन जब वो वॉर में जाता है तो भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। हालांकि गाइस देखिए, उस समय कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स तो अवेलेबल हुआ नहीं करती थी, तो ये चीज जो है ना वो आगे चलकर ऐसे लोगों ने भुला दी। लेकिन जब ये चीज इतने बड़े स्केल पर वायरल हुई तो आगे चलकर साल 1980 में यूके के रिसर्चर्स ने इसी चीज को बेस मानकर इतने बड़े स्केल पर इस रिसर्च को कंडक्ट किया और उन्हें इसका आंसर भी मिला। और गाइस अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर देखा जाए ना तो इस समय न्यूजीलैंड कुछ और नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के इसी हैक को बेस मान करना इस चीज को बस आगे बढ़ा रहा है, जहां पर वो उन्हें भी पता है कि भाई देखो फ्लाइट में बहुत से लोग होंगे जो कि फ्लाइट से डरते होंगे, तो अगर उनको 180 मिनट यानी कि 3 मिनट के आसपास हक करने दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो डर है वो काफी घंटों के लिए कम हो जाएगा। बट सैडली हम सब मिलकर न्यूजीलैंड को ट्रोल कर रहे हैं, इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश तक नहीं कर रहे। गाइस इस दुनिया में डेली बेसिस पर बहुत चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से ना मेजॉरिटी ऑफ चीजें हम इंसानों से छिपा दी जाती हैं, और उन्हीं चीजों में से एक चीज है एग इनकॉर्पोरेशन। असल में 19वीं सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के रिसर्चर्स ने यह देखा कि अगर खेतों में फसल के बीज के साथ अगर अंडों को भी दबा दिया जाए तो जो सॉइल होती है ना हमारी, ये अंडों से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से जैसे ये तीनों चीजें फसल के अंदर ट्रांसफर की जाती हैं वो फसल जल्दी भी ग्रो हो जाती है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है। अब क्योंकि रिसर्च भाई अपने आप में काफी ज्यादा तगड़ी थी तो वहां के रिसर्चर्स ने फार्मर्स को प्रेशराइज किया कि भाई
आप इस चीज को करके ही देखो। एंड सरप्राइजिंगली इसके रिजल्ट भी वहां के फार्मर्स को काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखे। अब गाइस जैसे ये चीज काफी ज्यादा वायरल हुई ना, तो चाइना ने सबसे पहले इस चीज को बहुत बड़े स्केल पर एडॉप्ट किया, क्योंकि गाइस देखो उन्हें ये बात बखूबी पता थी कि उनके इन चीजों की खपत तो काफी ज्यादा है। तो अगर उन्होंने एक्स का इस्तेमाल कर लिया और फसल अगर उनकी सुधर गई तो ये उनके लिए विन विन वाली सिचुएशन होगी। एंड प्रैक्टिकल बेसिस पर ऐसा हुआ भी। अब गाइस यहां तक की स्टोरी तो आपको काफी ज्यादा अच्छी सी लग रही होगी, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। एक्चुअली गाइस इन सारी चीजों के बाद जो ये पूरा मेथड है ना, वो जिस देश में पहुंचा उस देश का नाम है इंडिया। जी हाँ गाइस, चौंकने की कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया में जो नया नया पैटर्न चल रहा है ना, प्योर ऑर्गेनिक फार्म, और इनकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं। एक्चुअल बेसिस पर ये जो फार्म्स होते हैं ना, ये एग इनकॉर्पोरेशन को बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं। और एग इनकॉर्पोरेशन में वही होता है कि जिसमें अंडों को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इंडिया के अंदर प्रेजेंट डेट में बहुत सी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट में बेचा जाता है जिसके लिए जो एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिशंस लेती है ना, वो अंडों से लेती है। लेकिन गाइस क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग साइंस से पहले विश्वास को आगे रखते हैं, तो इस चीज को कभी भी ओपनली शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि जिस दिन इस चीज को कर दिया गया शेयर तो बहुत से लोगों को उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल भी नॉन वेज लगने लगेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वही लोग जब मेडिसिन खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो शायद वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर का जो शेल होता है ना, उसको भी कुछ इन्हीं तरीके की चीजों या फिर नॉन वेज चीजों से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। एंड गाइज ऑनेस्टली यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भले ही मार्केट में इन तरीके के प्रोडक्शन को किया जाए, लेकिन ओपनली कभी भी आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचने नहीं दिया जाता। गाइज पिछली से पिछली वीडियो में आप सभी ने भर भर कर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो जायंट ह्यूमन वाली स्पीशी की हिस्ट्री को बताइए, तो चलिए आज उसे भी डिकोड कर डालते हैं। एक्चुअली गाइज सबसे पहली बार दिसंबर 1911 में कुछ रिसर्चर्स जब नेवाडा की एक सकरी गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां पर बहुत बड़े बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिले, जिनका की साइज नॉर्मल हम ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि जैसे ही ये चीज न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई, कुछ ही घंटों के अंदर उनमें से 45 स्केलेटन्स को पूरी ही तरीके से गायब कर दिया गया। किसने गायब किया, क्यों गायब किया, ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में भी आपको बहुत सी ऐसी कंट्रीज देखने को मिलेंगी जिसमें टाइम टू टाइम आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इस तरीके के जायंट ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिले हैं। अब देखो गाइस, अगर ये चीज एक कंट्री या दो कंट्री तक सीमित होती तो शायद लोग ये बोल सकते थे कि भाई ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, बट प्रैक्टिकल बेसिस पर जापान, चाइना और इंडिया में भी हमें बहुत सी जगह पर ऐसे स्केलेटन्स देखने को मिले हैं। तो अब ये कह देना इतना सब कुछ प्रूफ देखने के बाद कि भाई इस तरीके के तो ह्यूमंस होते ही नहीं थे, शायद ये काफी हद तक बेतुकी बात होगी। तो गाइस देखो, अब यहां तक 50% ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि इतिहास में एक ऐसी जायंट ह्यूमन स्पीशी तो थी ही, लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर ये स्पीशी इतनी ज्यादा बड़ी और पावरफुल थी तो आखिर हमारी अर्थ से गायब कैसे हो गई। एक्चुअली गाइस इसके पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, चलिए वो भी समझाता हूं। गाइस मान लीजिए कि आज की डेट में हमारी अर्थ के ऊपर एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है जिसकी वजह से हमारी अर्थ की जो ऑक्सीजन है ना, वो पूरे तरीके से गायब हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन पर हमारी अर्थ के ऊपर जिंदा कौन बचेगा। आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, बट प्रैक्टिकल बेसिस पर ना अर्थ पर तब भी जीवन मौजूद होगा, और उस समय बचेंगे वो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फिर फंगी जो कि जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं लेते। उनका जो बॉडी का सिस्टम है ना, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो फर्मेंटेशन से जीते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक तरफ जहां हम इंसान खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए और बहुत सी चीजें खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ वो पैरासाइट, बैक्टीरिया और फंगी तो फिर भी जिंदा है ना। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर नेचर ने उन लोगों को चुना है आगे सरवाइव करने के लिए, और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे ही नेचर सिलेक्शन कहा जाता है। और इसका बखूबी एग्जांपल आपको अपने ही पास्ट में देखने को मिलेगा। एक्चुअली में आज जो हम इंसान है ना, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहा जाता है, हमारे भी इतिहास में अलग अलग स्पीशी बहुत सी ऐसी थी जो कि इंटेलिजेंस और वर्किंग में ऑलमोस्ट हमसे ही मिलती जुलती थी, लेकिन क्योंकि उस समय नेचर सिलेक्शन के अंदर बहुत से चेंजेस हुए और वो नेचर सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, तो हम सिर्फ होमो सेपियंस ही उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। तो वहीं गाइस, अब बात अगर जायंट ह्यूमन स्पीशी की जाए तो वहां पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है जिसकी वजह से वो इस नेचुरल सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, और उनमें से बेस्ट जो पॉसिबिलिटी बाहर निकल कर आती है वो है फूड और शेल्टर का ना मिल पाना। एक्चुअली गाइस, आज की डेट में ना हमारे पास खाने की बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है कि एक इंसान अगर चाहे तो पूरी जिंदगी आराम से खाकर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बात अगर आज से कई सौ साल पहले की जाए तो हमारे पूर्वज जो थे ना, वो शिकार पर ही डिपेंड रहा करते थे, और शिकार ऐसा तो है नहीं कि डेली उन्हें मिल जाया करता था। तो हम जो हमारा जो साइज है, अगर इस साइज की बॉडी को अगर एक शिकार भी मिल जाता था तो हम आसानी से 4 दिन या 5 दिन उसके ऊपर सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन वही बात अगर
अगर इन जायंट ह्यूमन स्पीशी की जाए तो क्योंकि भाई इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो इन्हें पावर और फूड भी ज्यादा चाहिएगा। अब उस समय फूड तो इतना ज्यादा था नहीं, तो हुआ क्या, धीरे धीरे ये भूखे रहने लगे। इसके साथ ही गाइस जब भी हमारे कोई नेचुरल डिजास्टर होता था या हमारे एनिमी आते थे तो क्योंकि हमारी बॉडी छोटी होती थी तो हम छोटे मोटे शेल्टर में छुपकर खुद को बचा लेते थे। लेकिन अगर बात इन जायंट ह्यूमन स्पीशीज की जाए तो भाई इनको किसी भी शेल्टर के अंदर रखना आसान तो होता नहीं था। और यही कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग वो हैं पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो जायंट ह्यूमन स्पीशी थी ना, ये नेचर के सिलेक्शन की दौड़ से कहीं ना कहीं बाहर होने लगे। अब गाइस यहाँ पर आप खुद को भी काफी ज्यादा लकी समझिएगा, क्योंकि अगर उस टाइम पर हमारे पास इतना भी फूड नहीं होता कि हम खुद होमो सेपियंस भी सरवाइव कर पाते तो शायद हम भी उस समय वहां पर विलुप्त हो चुके होते और हम लोगों की भी कोई नई स्पीशी ऐसी आ गई होती जिसकी हाइट, पावर या फिर दिमाग का साइज काफी ज्यादा छोटा होता और उसको खाने के लिए कम सामान की जरूरत पड़ती। तो टेक्निकली आप अगर देखें तो हमारा साइज, हमारे जीन्स, हमें कितनी पावर होगी, ये काफी हद तक डिपेंड उस चीज पर करा कि हमें पास्ट में खाने के लिए या शिकार करने के लिए कितनी क्वांटिटी मिली, जो बात काफी ज्यादा गहरी है। गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दिन के मुकाबले रात में काफी ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर अब हमारे दिमाग के साथ ऐसा केमिकल लोचा हो ही क्यों रहा है कि भाई हम दिन में काफी ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, लेकिन रात होते ही हम काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारा दिमाग काफी ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हो जाता है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो रीसेंट टाइम में ऐसा हमारे दिमाग के साथ होने क्या लगा है। एक्चुअली गाइस शुरुआती दौर में जब हम इंसानों पर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे तो दिन ढलते ही ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घर आ जाया करते थे। अब अपने दादा और परदादा से भी इस चीज को पूछिएगा, अब जब वो घर आते थे तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि उन पर कुछ करने के लिए ज्यादा कुछ तो रहता नहीं था, तो वो क्या करते थे, फैमिली के साथ बैठते थे, खाना पीना खाते थे और रात होते ही सो जाया करते थे। और उस समय हमारा जो दिमाग था ना वो कुछ इसी तरीके से अलाइन होता था कि वो रात होते ही रिलैक्सिव हार्मोन्स को रिलीज करने लगता था, जबकि दिन शुरू होते ही वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता था। और बेसिकली ये जो साइकिल होती है ना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सर्काडियन साइकिल कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इंसान एडवांस हुए, हमने रातों को जागना भी शुरू कर दिया, हमने काम करना भी शुरू कर दिया, हमने पार्टी करना भी शुरू कर दिया, हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना भी शुरू कर दिया, तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा दिमाग जो उस सर्काडियन साइकिल में चल रहा था ना, उसने भी उसे तोड़कर बाहर आने की कोशिश करी। अब गाइस देखो इससे क्या हुआ, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आज की डेट में अगर मैं आपके दादा, नाना या पूर्वज अगर हैं तो उनके अगर ब्रेन को एनालाइज करूं तो उनके ब्रेन के अंदर ना दिन के समय पर हमें गामा वेव्स और बीटा वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देंगी, जबकि अंधेरा होते ही उनके ब्रेन के अंदर डेल्टा, थीटा और अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन एग्जैक्टली अगर उसी समय वही एक्सपेरिमेंट में आप पर या आपके छोटे भाई बहनों के दिमाग पर करूं तो आज के टाइम पर हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये रात के समय गामा और बीटा वेव्स को प्रोड्यूस करने लगा है। अब बेसिकली ये जो वेव्स होती है ना, जो आज की डेट में दिमाग में रात के समय जनरेट होती है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और जिसे कहते हैं ना क्रिएटिविटी, उन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करती है। अब देखो यहां पर एक एक्स फैक्टर हमारे दिमाग को क्या मिलता है कि जब देर रात होती है और हमें वो शांत वाला माहौल मिलता है ना, तो ये जो लर्निंग है या एक कैपेसिटी है, ये हमारा ब्रेन 5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करने लगता है। और गाइस यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए विदेश तो छोड़िए, इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे पॉपुलर लोग हैं जो कि दिन की बजाय अब रात में काम कर रहे हैं, लाइक AR रहमान सर, हनी सिंह सर और बहुत से भी ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको देखने को मिलेंगे जो ओपनली ये कहते हैं कि भाई दिन के समय उन पर इतना क्रिएटिविटी वाला काम नहीं होता है जितना वो रात में कर लेते हैं। अब गाइस आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई साहब अचानक से ही ये अल्फा थीटा या जो ये ब्रेन का प्रॉब्लम है दिन रात वाला, ये अभी से ही क्यों शुरू हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ? तो गाइस देखिए ये एक तरीके का इवोल्यूशनरी चेंज होता है और ये 5 साल, 10 साल या 15 साल में नहीं बल्कि 50 साल या 60 सालों में जाकर चेंज होता है। अब पिछले 50 सालों से हमने एक तरीके से नाइट आउल वाली जिंदगी को एडॉप्ट किया, उस कल्चर को एडॉप्ट किया है जिसके रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आज से 50 या 60 सालों के बाद कौन जानता है कि शायद जितने भी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए जो काम हो उन्हें दिन की बजाय रात में ही किया जाए, क्या पता वो उस समय हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, Who knows? बट प्रैक्टिकल बेसिस पर आज की डेट में ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो आपका दिमाग रात में दिन के कंपैरिजन से ज्यादा अच्छा काम करेगा। गाइस अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब को हासिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ऑब्वियसली आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और जॉब इंटरव्यू देना पड़ेगा, कभी कभी पर्सनैलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। बट व्हाट इफ के क्या हो गया अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आगे आने वाले समय में अब इन तरीके की जॉब्स के लिए आपको वीडियो गेम टेस्ट भी देना पड़ेगा। असल में गाइस, जब साल 1880 में सिगरेट को लोगों के सामने लाया गया था ना, तो उस समय उसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई, तब जाकर लोगों को यह पता चला कि भाई जिसे वो सबसे बड़ी मेडिसिन मान रहे थे, एक्चुअली में वो लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अब गाइस, यही सेम चीज लेकिन उल्टे पैटर्न में वीडियो गेम के साथ हुई, जहां पर जब वीडियो गेम को बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया तो बच्चों के पेरेंट्स को यह लगा कि भाई ये चीज इनके दिमाग को खत्म कर देगी, उनको सुस्त बना देगी। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर आज वो स्थिति आ चुकी है कि देखो, हम कहीं सुनी बात पर बिलीव नहीं करते, हम तुरंत ही ब्रेन को उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और हमारे सामने परफेक्ट जिसे कहते हैं रिजल्ट वो आ जाते हैं। और पता है वो रिजल्ट क्या कहते हैं? वो रिजल्ट ये कहते हैं कि अगर एक इंसान डेली बेसिस पर एक लिमिटेड टाइम तक वीडियो गेम को खेलता है तो सिर्फ वीडियो गेम ही उस इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है। अब यहां पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि खेलना लिमिटेड टाइम तक है, क्योंकि अगर आप योग या एक्सरसाइज को भी ना बहुत लंबे समय तक ज्यादा करेंगे ना, तो भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो भी आपको नुकसान करेगी। तो वीडियो गेम तो बहुत छोटी चीज है। एक्चुअली गाइस, रिसेंट टाइम में वीडियो गेम के ऊपर किसी भी कंट्री में कोई भी रिसर्च हुई हो, आप बखूबी उसको उठाकर देख लीजिए, सभी रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कि अगर एक इंसान लिमिटेड टाइम तक डेली वीडियो गेम को खेलता है तो ये चीज उसके दिमाग में बहुत सारी चीजों को चेंज करती है। जैसे कि उस इंसान की एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं और यहां तक कि वो इंसान टेक्निकल बेसिस पर अपनी एज को भी बढ़ा लेता है। अब गाइस, बात अगर जॉब सेक्टर की करूं तो वहां के रिसर्चर्स ने यह पाया कि वीडियो गेम के अंदर भी देखो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो एकदम से किसी भी प्लेयर के सामने आती हैं, जिसे उसे टाइम टू टाइम या हर एक सेकंड सॉल्व करना होता है। सेम यही सिनेरियो बहुत सी जॉब्स प्रोफाइल के अंदर भी होता है, जिससे ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर होती है कि वीडियो गेम खेलने वाले इंसान का ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस रिसर्च में तो ये भी देखा गया कि वीडियो गेम खेलने से कैंडिडेट की डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच और फोकस भी बढ़ता है। मतलब गेम में भी बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत सी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं, जैसे सामने वाला एनिमी उसके साथ क्या कर रहा है, आगे वाली स्टेजेस में क्या क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और किसी भी जॉब के लिए जो अटेंशन टू डिटेल वाला जो सेक्टर है ना, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। वहीं दोस्तों, अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है टीम कोलैबोरेशन। एक्चुअली गाइस, आज की डेट में बहुत से ऐसे गेम्स मौजूद हैं जिसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से खेलना है ना, तो आपको देश और दुनिया में बैठे हुए दूसरे प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करना होगा, जिसकी वजह से हमारी जो ये झिझक, ये शर्म होती है ना दूसरे इंसान से बात करने की, वो इनिशियल स्टेज पर ही इन गेमर्स की पूरे तरीके से खुल जाती है। इसके साथ ही इन लोगों की क्रिएटिविटी का बढ़ना, टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्व करना और हर सिचुएशन में खुद को तैयार रखने जैसी स्किल्स भी सिर्फ गेम खेलकर ही एक इंसानी ब्रेन में डेवलप की जा सकती है। एंड इंटरेस्टिंगली, अभी मैं जो बोलने वाला हूं शायद आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन एक गेमर अपना जो स्ट्रेस होता है ना दिमाग का, उसको 50 से 60% सिर्फ गेम खेलकर ही कम भी कर सकता है। अब गाइस देखो, अभी मैंने जो कुछ भी बोला है उसके सारे ही आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल जाएंगे। एंड एक्चुअली में गाइस, ये लाइन मुझे सिर्फ इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि साल 2018 या 19 में जब मैं वीडियो बनाकर लोगों को ये बताता था कि देखो आगे आने वाले समय में एआई जॉब खत्म कर देगा या एआई रोबोट्स होंगे, एआई टैक्सीज होंगी, तो उस समय वीडियो पर बहुत कमेंट पड़ते थे कि भाई लंबी लंबी मत फेंक, ऐसा कैसे हो सकता है। बट प्रैक्टिकल बेसिस पर वो चीज आज हो रही है। तो आज जब ये रिसर्च ये कह रही है कि आगे आने वाले समय में शायद जो ये कंपनीज हैं वो जब भी अपने जॉब पर लोगों को रखे, वो गेम टेस्ट कराएं, तो ये कोई बात नई नहीं होगी। शायद आज आपको ये काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, पर प्रैक्टिकल बेसिस पर 2 साल या 3 साल के बाद ये चीज शुरू हो सकती है, या यूं कहूं कि ऑलरेडी यूएसए में तो शुरू भी हो चुकी है। एक्चुअली गाइस, आज की डेट में भी यूएसए में कुछ ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि जॉब देने से पहले एक छोटा सा वीडियो गेम टेस्ट कराती हैं, और इस कंपटीशन में जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी के अंदर उसको उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। टेक्निकली ये कहना कि वीडियो गेम की इंपॉर्टेंस नहीं है और आगे आने वाले समय में जो जॉब है वो वीडियो गेम कंपटीशन से कैसे मिल सकती है, भाई देखिए, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हो भी रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इस चीज़ को पूरे तरीके से निगलेक्ट कर देना ये काफ़ी हद तक गलत होगा। वेल गाइज, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसे भी कमेंट कीजिएगा, और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।